क्लास 10th इकोनॉमिक चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है। वे क्षेत्र जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, यानी वे क्षेत्र जिसमें किया जाने वाला कार्य प्रकृति से रिलेटेड होता है, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। जैसे कृषि करना, पशुपालन या डेयरी, शिकार करना यानी हंटिंग, वानिकी वनों से लकड़ियाँ इकट्ठी करना, लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि। इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश जो कार्य होते हैं या उत्पाद होते हैं वो कृषि या वनों से प्राप्त होते हैं। इसको रेड कॉलर वर्कर भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है, मेहनत से ये कार्य किए जाते हैं। इसमें शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा आता है और उत्पादन प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए इसको रेड कॉलर वर्क या रेड कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है। वे क्रियाकलाप या वे गतिविधियाँ, वे आर्थिक गतिविधियाँ जो कच्चे माल यानी प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त कच्चे माल को निर्मित वस्तुओं में बदल देते हैं, यानी इसमें निर्माण उद्योग शामिल होते हैं। जैसे गेहूं से आटा बनाना, यानी खेती से हमें गेहूं पैदा किए उसको आटा बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, ठीक है, ये लोहो एस्क से लोहा इस्पात बनाना आदि, ये सब कहलाएंगे द्वितीय क्रियाकलाप। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहेंगे। क्योंकि इसमें सारी गतिविधियाँ उद्योग या कारखानों, इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज से रिलेटेड होती है। इनमें काम करने वाले वर्कर्स को, लेबर को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है, नीले कॉलर वाले वर्कर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है तृतीय क्रियाकलाप। वे क्रियाकलाप जो सेवा क्षेत्र से जुड़े होते हैं, यानी ये जो प्राइमरी एक्टिविटी होती हैं और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बीच में माल को लाने ले जाने का काम या उससे संबंधित बीच में इंटरमीडिएटर का काम ये करते हैं। इसको तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, आज की डेट में सबसे बड़ा क्षेत्र है इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी। क्योंकि इसमें परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, पुलिस, हॉस्पिटल, शिक्षण गतिविधियाँ, डाक सेवाएं, रक्षा सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, ये सब इसमें शामिल हो रही हैं। अधिकांश विकसित देशों में कामकाजी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी का क्षेत्र में संलग्न है और भारत में भी धीरे धीरे अब ये सेक्टर सबसे बड़ा होता जा रहा है। इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, यानी इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है उत्पादन संरचना क्या है। कार्यशील या आय अर्जित करने के लिए जनसंख्या का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजन प्रोडक्शन स्ट्रक्चर या उत्पादन संरचना कहलाता है, यानी तीनों हिस्सों में ये बटा होना। नेक्स्ट जीडीपी क्या है, इसे भारत में कौन मापता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, कल घरेलू उत्पाद, यानी किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को, टोटल मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। भारत में इसका मापन केंद्र सरकार के मंत्रालय करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जो है ये कार्य करती है। नेक्स्ट आता है अंतिम उत्पाद क्या, फाइनल प्रोडक्ट क्या है। पूरी तरह से तैयार उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट या उपभोग के लिए तैयार जो माल है वो अंतिम उत्पाद कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपकी नोटबुक है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, जब ये आपके बाज़ार में बिकने के लिए पहुंच जाती हैं तो ये फाइनल उत्पाद हैं। नेक्स्ट आता है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आमतौर पे दोनों में अंतर पूछा जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, वे एक क्षेत्र जहाँ पर रोजगार नियमित हो, निश्चित नियम कानून हो, श्रमिकों को निश्चित वेतन मिलता हो और निश्चित सुविधाएं हो, उनको कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित क्षेत्र। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें रोजगार निश्चित होता है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो जिसमें नौकरियां अवेलेबल होती हैं। इसमें कार्य के घंटे निश्चित होते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल का ही लगा लो, सुबह 8 बजे मान लो स्कूल लगता है और 2:30 PM तक इसमें कार्य हो रहा है। इसी प्रकार से जैसे बैंक है
10 बजे सुबह खुलेंगे और शाम 5 बजे तक ये खुले रहेंगे। इसमें कार्य के घंटे निश्चित होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें निश्चित नियम कानून होते हैं, यानी छुट्टियाँ वगैरह या मेडिकल सुविधाएं वो सारी होती हैं। फिक्स वेतन होता है, उचित वेजेज मिलते हैं और शोषण इसमें नहीं होता है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। अवकाश की सुविधा भी होती है, जैसे मान लीजिए कि हर संडे या गेस्टेड हॉलीडेज पे छुट्टियां रहेंगी, ठीक है। इससे आगे आता है असंगठित क्षेत्र, जो संगठित क्षेत्र का बिल्कुल अपोजिट होता है। जहाँ का रोजगार नियमित नहीं होता वो अनियमित होता है। नियमित नियम और कानून इस पे कोई लागू नहीं होते, ये असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे मान लो कोई रिक्शा चालक है या ऑटो चालक है, वो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं। जैसे इसमें इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगा, कार्य के घंटे निश्चित नहीं होंगे, नियमों का कोई स्थायी स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी नियमों का अभाव होगा। कम वेतन होता है इसमें, आमतौर पे उचित वेतन नहीं मिलता, ठीक है। श्रमिकों का शोषण भी होता है और अवकाश की सुविधा नहीं होती इसमें। तो सीधी बात ये होती है, जिस दिन कोई भी व्यक्ति अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करे, यदि वो कार्य करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, अदरवाइज उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, यानी कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो दोनों को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें। नेक्स्ट आता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में श्रमिक कौन हैं। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन कृषक हैं वे छोटे और सीमांत किसान, फसल के हिस्सेदार यानी किराए पर खेती करने वाले, बुनकर, लोहार, सुनार, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होते हैं। भारत में लगभग 80% ग्रामीण छोटे परिवार सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, वो इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं। दूसरा होता है शहरी क्षेत्र। अर्बन एरियाज़ के अंदर लघु उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक, निर्माण कार्यों में लगे हुए, कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए कार्यकर्ता, श्रमिक वर्कर्स, सड़क विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर्स, जो गली में फेरी लगाकर कुछ माल बेचते रहते हैं। रेलवे स्टेशन पे आपने पोर्टर्स देखे होंगे, कूली, कबाड़ बीनने वाले, रैग पिकर्स, ये सब इसी प्रकार के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले शहरी लोग होते हैं। इन सभी को सरकारी सहायता या सुरक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सुरक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं या उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। उनके लिए हमें सख्त नियम कानून बनाने चाहिए, नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए, सरकारी उनको सहायता देनी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए, कार्य के घंटे निश्चित हों, श्रमिकों को शिक्षित किया जा सकता है और जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, पब्लिक सेक्टर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में क्वेश्चन आमतौर पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। वे उद्यम या कार्य जो सरकार के स्वामित्व से चलते हैं उनको सरकारी क्षेत्र कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर कहलाता है। ये पब्लिक सेक्टर आप इसको कह सकते हैं। इसका उद्देश्य होता है वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण, लोक कल्याण। जैसे BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अपने आप में क्वेश्चन भी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC। दूसरे होते हैं निजी क्षेत्र, वे क्षेत्र जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व से चलते हैं, इनको निजी क्षेत्र कहते हैं, यानी इनको प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्निंग इनका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे हिंदुस्तान लीवर, बजाज ऑटोस, मारुति, रिलायंस, ये सब जो हैं प्राइवेट सेक्टर के उद्योग हैं। नेक्स्ट है बेरोजगार क्या है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार इस प्रकार से अधिक है। बिना रोजगार की अवधि को आप बेरोजगार कहेंगे। बे माने नहीं होता, रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट आप कहोगे वो पीरियड जिस टाइम लोगों को कार्य नहीं मिलता। ये 3 प्रकार की बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। एक होती है मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल बेरोजगार, दूसरी होती परछन बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी होती है शिक्षित बेरोजगार, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
अब ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछेगा कि गांव में कौन सी बेरोजगारी अधिक है और शहरों में कौन सी। शहरों में शिक्षित बेरोजगार अधिक मिलते हैं, यानी जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता। नेक्स्ट आता है छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब किसी कार्य में उसकी आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे हों, यदि कुछ लोगों को कार्य से हटा भी दिया जाए तो काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। मान लीजिए कि किसी काम को करने के लिए 5 आदमियों की या 6 आदमियों की ज़रूरत है और उसमें 10 व्यक्ति लगे हुए हैं। यदि 4 व्यक्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी उस काम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये 4 जो व्यक्ति अतिरिक्त इस कार्य में लगे हैं वे प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे, या छिपी हुई बेरोजगारी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अलग से प्रच्छन्न बेरोजगारी पूछ ली जाए तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से कम कार्य करता है, यानी उसकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता, तो ऐसी अवस्था को अल्प रोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगार कह सकते हैं। नेट प्रच्छन्न बेरोजगारी को समाप्त करने के उपाय क्या हैं? गाँव को विकसित करना चाहिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए, सरकारी सहायता इंसेंटिव दिए जाने चाहिए, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करनी चाहिए, बैंक से लोन की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि ये लोग कोई ना कोई कार्य कर सकें। तो ये इसके सुझाव हैं। नेक्स्ट आता है खुली बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी क्या है? जब लोग काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिलता, ये कहलाती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्ष के कुछ महीनों में काम उपलब्ध नहीं होता, जैसे एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इस टाइप्स की बेरोजगारी अधिक मिलती। क्यों? जब क्रॉपिंग सीजन आता है तो क्रॉपिंग सीजन की बुआई पर, यानी फसलों की बुआई पर और कटाई पर, बुआई और कटाई पर ही कार्य मिलेगा। जो बीच का पीरियड होगा, बीच के जो जब फसल ग्रोथ करती है तो उस टाइम कोई भी रोजगार नहीं मिलता। तो ये कृषि क्षेत्र में अधिक बेरोजगारी जो होती है वो मौसमी बेरोजगारी मिलती है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आय की संरचना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल इनकम क्या है? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सेक्टर में लगे लोगों की संरचना को राष्ट्रीय आय की संरचना कहते हैं। इसे राष्ट्रीय आय का औद्योगिक मूल, नेशनल इनकम का इंडस्ट्रियल ओरिजिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है नरेगा क्या है? नरेगा इसको बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में लागू किया था। 100 दिन का गारंटीड रोजगार था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट कर दिया गया। अब इसका नाम बदल दिया गया है 2026 में। ठीक है, तो इसको बना दिया गया है जी राम जी। ठीक है, ये ग्रामीण रूरल एम्प्लॉयमेंट से जो गारंटी है वो एक्ट इसमें कर दिया गया है। तो वो लेटेस्ट टॉपिक है, उसके ऊपर मैं डिटेल बना दूंगा और उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, पहले अगर मुझे ध्यान आ जाता तो मैं इसी टॉपिक में उसको भी ऐड कर देता, अभी कि इस पे ये वीडियो शूट करते समय ही ये ध्यान आया है। तो इसका जो डिटेल है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। नरेगा जो है वो अब हमारे भारत के संविधान में इसको बदल दिया गया है 2026 में। नेक्स्ट आता है क्या सार्वजनिक क्षेत्र का होना जरूरी है, पब्लिक सेक्टर का होना नेसेसरी है? तो आपका उत्तर आएगा हाँ। यदि ये नहीं होगा तो निजी कंपनियां मनमानी करेंगी। सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है इसकी स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें, रेलवे, बिजली, बांध, नहरें, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा अधिक पूरी की जा सकती। क्यों? क्योंकि उनका जो सरकारी सुविधाएं होती हैं उनका मूल उद्देश्य होता है जन कल्याण, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका मूल उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। नेक्स्ट, भारत में रोजगार के आंकड़े किस सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं? तो भारत में जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं वो NSS एकत्रित करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन कहिए आप, राष्ट्रीय नमूना संगठन सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन।
इसी प्रकार से दूसरी संस्था है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इंडियन गवर्नमेंट। और तीसरा है सेंसस ऑफ इंडिया, जो 2011 में लेटेस्ट हुआ था सेंसस, और जो नेक्स्ट है वो 2021 में होना चाहिए था, जो कोविड के कारण सस्पेंड हो गया, जो अब 2026 और 27 में होगा। तो ये हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों से संबंधित स्रोत हैं। नेक्स्ट आता है कि इन्हीं 2 तरीकों का उल्लेख करो जिसमें अधिकतम रोजगार सृजित किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र का हम विकास कर सकते हैं, किसानों को उचित मूल्य पर बीज उपलब्ध करा सकते हैं, जो HYV सीड होते हैं उन पे सब्सिडी दी जा सकती है। ठीक है, HYV सीड्स। सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है, जैसे नरेगा, मनरेगा या जी राम जी। इसी प्रकार से स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जा सकता है, और कुटीर व लघु उद्योगों का विकास किया जा सकता है। पर्यटन क्षेत्र का विकास करके हम लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत में सेवा क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है। तो सर्विस सेक्टर में बहुत अधिक गतिविधियां शामिल हैं। इसमें परिवहन, संचार, बीमा, बैंक, अस्पताल, शिक्षा, रक्षा, प्रशासनिक सेवाएं और बाकी की अदर, जैसे मान लो कोई ऑटो चालक है, कोई स्वीपर है, सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये सेक्टर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। जैसे कोचिंग सेंटर हो गए या और कोई भी जो भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं वो सारी सर्विस सेक्टर में है, इसलिए ये दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पिछले 40 सालों की अगर बात करें तो प्राथमिक सेक्टर का योगदान धीरे धीरे घट रहा है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। 1970-71 से यदि 2010-11 के बीच में बात करें तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। 2010-11 तक तृतीयक सेक्टर भारत का सबसे बड़ा उत्पादक एरिया बन गया, लार्जेस्ट प्रोडक्टिंग सेक्टर हो गया है। 2003 के यदि आंकड़ों की बात करें तो उस टाइम राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 22%, उद्योगों का योगदान 26% और सर्विस सेक्टर का योगदान 52% हो चुका है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट आंकड़े रहेंगे, ये कभी कभी सोर्स बेस्ड में भी आ जाएंगे। अब आगे इस चैप्टर से रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे इन विच सेक्टर डू वर्क नॉट प्रोड्यूस गुड्स। तो तृतीयक सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता है, केवल उसमें सर्विस होती हैं, सेवाएं होती हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आपस में कैसे रिलेशनशिप में होते हैं या उनका संबंध कैसा होता है, पारस्परिक संबंध होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। भारत में किस क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं, असंगठित क्षेत्र में। शिक्षक, डॉक्टर, वकील, सब्जी वाला, इनमें से कौन अलग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इनमें से सब्जी विक्रेता अलग हैं, क्यों, क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र का वर्कर हैं। पर्यटन निदेशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार, इनमें से कौन अलग है, इनमें से पर्यटन निर्देशक अलग है क्योंकि वो संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज सेक्टर का कर्मचारी है। कपास एक खालिस्तान उत्पाद है और कपड़ा एक खालिस्तान उत्पाद है, आपने ब्लैंक भरना है। तो कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और जो कपड़ा है ये मानव निर्मित उत्पाद है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि गन्ना खालिस्तान उत्पाद है और चीनी एक खालिस्तान उत्पाद है। तो गन्ना प्राकृतिक उत्पाद है और चीनी मानव निर्मित मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से गेहूं और ब्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो गेहूं प्राकृतिक उत्पाद है और ब्रेड मानव निर्मित उत्पाद है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिसकर्मी किस सेक्टर का कर्मचारी होता है। तो पुलिसकर्मी फॉर्मल सेक्टर यानी औपचारिक संगठित क्षेत्र का कर्मचारी होता है। खनन व बीमा कौन से क्षेत्र में शामिल हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र, खनन और बीमा में से खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में है, बीमा तृतीयक क्षेत्र का है। मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, सही है या गलत है, तो ये सही है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है। निजी क्षेत्र में की गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य क्या है, लोक कल्याण या जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर है। आधुनिक सरकारें सभी प्रकार की गतिविधियों पर खर्च क्यों करती हैं, लोक कल्याण के लिए करती हैं। खालिस्तान पूछा गया है, प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि है और खालिस्तान क्षेत्र तृतीयक गतिविधि है। तो मत्स्य आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में और बैंक आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में।
नेक्स्ट आता है प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है, प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ ब्लैंक में आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्शन। किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार दर है? हालांकि आज की डेट में भी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोगों को काम मिलता है। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। निम्न में से कौन सी तृतीयक गतिविधि नहीं है? तो कृषि नहीं है, बाकी के बैंक, बीमा और परिवहन ये तीनों तृतीयक हैं। 1951 में राष्ट्रीय आय में सेवा का योगदान कितना था? केवल 28% था। ठीक है। क्या द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं? हाँ। क्या छिपी हुई बेरोजगारी को संघर्ष बेरोजगारी कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोग काम में लगे रहते हैं। क्या आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में उप विभाजित करना या विभाजित करना सही है? हाँ, इससे पता चलता है कि कौन लोग किस कार्य में लगे हैं। नेक्स्ट आता है तृतीयक क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण नहीं है। ये कथन गलत है, सही नहीं है ये। तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में लगातार हिस्सा बढ़ रहा है। भारत के आधे से अधिक कर्मचारी किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? वे प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का संयुक्त हिस्सा कितना है? 75%। द्वितीयक को और तृतीयक को मिला देंगे। 1973 से 2003 के बीच में औद्योगिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? लगभग 8 गुना हुई है। इसी दौरान तृतीयक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? वो 11 गुना हुई है, 11 टाइम्स। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। पहले उड़ीसा कहते थे, अब उड़ीसा कहते हैं। भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? पंजाब है। कृषि के अधिक विकसित होने के कारण। बीएसएनएल का पूरा नाम क्या है? बाल संचार निगम लिमिटेड। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सरकारी कारखाने जो 1956 से 61 के बीच पंचवर्षीय योजना के तहत लगे थे। दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला उड़ीसा में है और भिलाई छत्तीसगढ़ में। यहाँ वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है, झारखंड में बोकारो है, छत्तीसगढ़ में भिलाई है और उड़ीसा में राउरकेला। ये सेल के अंतर्गत आते हैं। आईओसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसान? लगभग 80%। विश्व में निरक्षर लोगों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? भारत में है। भारत में यदि पढ़े लिखे की बात करें तो सेंसस 2011 के अनुसार 74.04% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी आज भी लगभग 26% के आसपास लोग अनपढ़ हैं। यदि मेल की बात करें तो मेल 82% पढ़े लिखे हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल लगभग 65% पढ़ी लिखी हैं, यानी हर 100 में से 35 महिलाएं आज भी अनपढ़ हैं और हर 100 में से 18 पुरुष आज भी अनपढ़ हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे